अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम एक और चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ डाइजेशन और सन बोर्ड के मुताबिक होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो अवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द थीकोडोंट कंडीशन रेफर्स टू। अच्छा, हमें पता है कि जो हमारे तीथ्स हैं उनके अंदर थ्री कंडीशन हमने पढ़ी है, एक डाइफोडोंट है, एक थीकोडोंट है और हेट्रोडोंट है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो थीकोडोंट है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो तीथ्स हैं वो आपके गम्स में जो है वो एम्बेडेड है, ठीक है, एक सॉकेट के अंदर जो है वो एम्बेडेड है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑप्शन नंबर वन है, प्रेजेंट ऑफ टू सेट्स, इसको तो हम डाइफोडोंट कहते हैं। नंबर वन है ऑल अलाइक टीथ्स, ये रॉन्ग है। शार्प और पॉइंटेड टीथ, ये तो उनकी शेप्स हैं। लास्ट वन ऑप्शन है एम्बेडेड टीथ, दैट इज करेक्ट कि एम्बेडेड टीथ्स को हम थीकोडोंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज, यानी कि जो मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ्स होते हैं, कहना चाहिए बच्चों में, तो उनके नंबर्स क्या होते हैं, तो वो आपके पास 20 होते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो है वो प्री मोलर्स नहीं होती। प्री मोलर्स जब नहीं होती तो 10 जो टीथ्स हैं वो ऊपर वाले जॉ में होते हैं और जो 10 टीथ हैं वो नीचे वाले जॉ में, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ में, राइट। नेक्स्ट वन इज द टीथ्स मीन्ड फॉर कटिंग आर। हम सबको पता है कि हमारे जो टीथ्स हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ देम, इंसाइजर्स, केनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। सो जो आपके पास कटिंग के लिए कहना चाहिए टीथ्स काम करते हैं, वो आपके इंसाइजर्स होते हैं, यानी कि आपके बिल्कुल फ्रंट वाले टीथ्स जो हैं वो इंसाइजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों के लिए एक कॉमन वे समझा जाता है। उस पार्ट को हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। स्टमक सिर्फ डाइजेशन में काम करता है, एसोफेगस भी सिर्फ डाइजेशन में काम करती है, तो फेरिंग्स है जो कि दोनों के लिए काम करता है, दोनों के लिए कॉमन है। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इन आवर ओरल कैविटी आर, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी ओरल कैविटी में है वो तकरीबन तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास जो है वो कहना चाहिए पैरोटिड, सबमेंडिब्यूलर और सबलिंगुअल हैं। और इसके अलावा अगर हम माइनर टाइप्स की बात करें तो तकरीबन 450 आपके पास जो है वो माइनर टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, बट अगर मेजर की बात करें तो आपके पास जस्ट वो यही तीन हैं। नेक्स्ट वन इज द रुगाई आर रिलेटेड टू। अच्छा, रुगाई जो है वो कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, और कहना चाहिए कि डाइजेशन के अंदर भी इनका अहम रोल होता है। तो आपके पास जो रुगाई है ये स्टमक के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज पेप्सिनोजिन इज सिक्रीटेड बाय। आपके पास जो पेप्सिनोजिन होता है वो कौन सी सेल्स सिक्रीट करते हैं। अच्छा, इन सेल्स के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सो आपके पास एक पेराइटल सेल्स होते हैं और एक चीफ सेल्स होते हैं, और इन्हीं दोनों सेल्स के अंदर कन्फ्यूजन होती है। चीफ सेल्स को हम जाइमोजिन भी कह सकते हैं। सो आपके पास जो पेराइटल सेल्स या जाइमोजिन सेल्स होते हैं ना, तो पी फॉर पेराइटल और पी फॉर पेप्सिनोजिन, तो दोनों पी पी वाले वर्ड्स जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। तो पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेंगे, पेप्सिनोजिन को जो रिलीज करेगा वो जाइमोजिन या चीफ सेल्स हम इनको कह सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन। अच्छा, हमें पता है कि पेप्सिनोजिन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है, और ये एक्टिव कब होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब रिलीज होगा, सॉरी क्यों रिलीज होगा, जब उसने आपके स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक करना होगा। सो आपका जो पेप्सिनोजिन है वो एसिडिक मीडियम के अंदर जो है एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज काइम इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। अच्छा, जब आपका फूड आपके माउथ के एक्शन के बाद होता है ना, तो आप उसको कहते हैं बोलस, और जब वो आपकी स्टमक में होता है तो वो काइम कहलाता है, और जब वो आपके इंटेस्टाइन से गुजर जाता है तो वो काइल कहलाता है। सो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, कहना चाहिए स्टमक, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय। अच्छा, ट्रिप्सिनोजिन जो है वो आपका इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ठीक है, और ये एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज, और इस एंट्रोकाइनेज की वर्किंग की वजह से जो है वो ट्रिप्सिनोजिन आपका ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। अच्छा, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स या पेंक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो आपके पास काम करते हैं
आपका जो स्टमक है वो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक पीएच पे काम करेगा, लेकिन जो आपका पेंक्रियाज है उसके सारे एंजाइम आपके अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ करेक्ट, कि आपके सारे जो है एंजाइम्स पेंक्रियाज के वो अल्कलाइन सिचुएशन में काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अच्छा, आपके जो बाइल जूस है उसमें दो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और इसी तरह एक और सॉल्ट होता है। सो आपके पास ये वाले सॉल्ट्स आपका करवाते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट्स के जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि उनकी एक तरह से डाइजेशन कर रहा होता है, या ब्रेक डाउन भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन इलियम एंड कोलॉन। अच्छा, अगर हम इलियम को देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और अगर हम कोलॉन को देखें तो ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सेकंड पार्ट है। तो इलियम और कोलॉन के बीच में आपके पास जो पार्ट है वो क्या होता है, तो वो आपके पास जो है वो सीकम होता है। ठीक है, हम लार्ज इंटेस्टाइन के तीन ही पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलॉन एंड देन रेक्टम, तो हम उसी तरह इसको याद रखते हैं। So 14th one is hepatic and pancreatic secretions are also stimulated by a hormone produced by the intestinal mucosa and the hormone is। अच्छा, आपके पास एक हार्मोन है जो कि हिपैटिक यानी कि लिवर की सिक्रीशंस को और पेंक्रियास की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करेगा, तो वो हार्मोन जो है वो आपके पास है सिक्रीटिन। इसके नाम से भी कहना चाहिए, इसका फंक्शन पता चल रहा है, सिक्रीटिन और सिक्रीशन करके, राइट। सो नेक्स्ट वन इज it is about 2.4 meter in length, comprising about 2/5 of the small intestine। अच्छा, ये आपके पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है, 2.4 मीटर जिसकी लेंथ होती है, इसको हम जीजुनम कहते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज 25 और 30 सेंटीमीटर, और लास्ट वन जो है आपका इलियम वो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट होता है, दैट इज 3.5। सो नेक्स्ट वन इज द हार्मोन विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, आपके पास एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, तो वो सिक्रीटिन है, गैस्ट्रिन है, थायरोक्सिन है या पैराथॉर्मोन है, वो आपके पास जो एंजाइम है दैट इज सिक्रीटिन। अच्छा, सिक्रीटिन वही कहना चाहिए एंजाइम है जो आपके पेंक्रियाज और लिवर की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर रहा था, बट ये आपके स्टमक की सिक्रीशंस को जो है वो इनहिबिट करेगा। So next one is the muscles of the stomach was roughly mix up the food with gastric juice and resulting semi-solid semi-liquid material is called। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि जब आपका जो स्टमक है, फूड है, वो स्टमक की एक्टिविटी के बाद उसकी जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, और ओरल कैविटी के एक्शन के बाद उसको बोलस कहेंगे। सो नेक्स्ट वन इज मैस्टिकेशन इज कैरीड आउट बाय। अच्छा, मैस्टिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो फूड है जब आपने उसको ओरल कैविटी में इंसर्ट कर लिया है तो उसके बाद उसकी जो सारी मूवमेंट है, उसकी ब्रेक डाउन, उसके अंदर स्लाइवा का मिक्स हो जाना, और आखिर में जो है वो उसकी बोलस जैसी कंडीशन बन जाना, इस सारे काम को हम मैस्टिकेशन बोल रहे होते हैं। तो ये कैसे होती है, ये आपके टीथ करते हैं, या आपके टंग करती है, या स्मूथ मसल्स करते हैं, या ऑल ऑफ देम। अच्छा देखो, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ देम, बिकॉज आपका जो टीथ है वो उसको सिर्फ कहना चाहिए च्युइंग के अंदर काम कर रहा होता है, चबा रहा होता है। जो टंग आपकी है वो आपके फूड को ऊपर नीचे करने का काम कर रही है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो उसके अंदर स्लाइवा का काम भी कर रहे हैं। तो स्मूथ मसल जो है वो आपकी बकल म्यूकोजा में मौजूद है। सो ये सारा जो काम है ना आपका, वो आपका ऑल ऑफ देम यानी कि इन तीनों की वजह से हो रहा होता है। So next one is what happens if excess glucose is absorbed from the small intestine। अच्छा, अगर आपका small intestine ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा। नंबर वन है the liver removes it from the blood and stores it as glycogen। नेक्स्ट वन इज है enzymes break it down so homeostasis is maintained, that is wrong। It is converted to starch and stored in body cells, that is also wrong। It is converted to carbon dioxide and water in the blood, that is also wrong। So आपका जो ऑप्शन नंबर वन है कि अगर आपका ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो लिवर है वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, दैट इज करेक्ट। So next one is if pancreas is removed the compound which remain undigested। अच्छा, अगर आपका pancreas remove कर दिया जाए तो कौन सा पार्ट है जो कि undigested रह जाएगा, वो प्रोटीन्स हैं।
वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या वो फैट्स हैं, तो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी। ठीक है, ये सारे अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे। बिकॉज आपका जो कहना चाहिए पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और उस जूस के अंदर कहना चाहिए एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि इन तीनों की डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर इन पेंक्रियाज आपका नहीं है तो कहना चाहिए कि ये सारा काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पेंक्रियाटिक zymogens आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे रीच्ड एट, यानी कि आपका जो पेंक्रियास के एंजाइम्स हैं वो कब एक्टिवेट होंगे। पेंक्रियास के अंदर तो कोई सिक्रीशन मौजूद नहीं है, तो अगर zymogen का मतलब होता है कि इन एक्टिवेशन या इन एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कोई एंजाइम मौजूद है, तो वो कब एक्टिव होगा, जब वो स्टमक में आ जाए। स्टमक में तो पेंक्रियास के एंजाइम नहीं आएंगे, हमने वो पूरा हिपैटो पेंक्रियाटिक सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसके अंदर आपका जो पेंक्रियाज के एंजाइम है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आकर जो है वो कहना चाहिए काम करते हैं। सो 22 इज मैकेनिकल डाइजेशन इन स्टमक इज परफॉर्म्ड बाय। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो आपके स्टमक में जो स्मूथ मसल्स हैं उनके थ्रू होती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, सर्कुलर भी हैं और ऑब्लिक भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर स्मूथ मसल्स का ऑप्शन होता तो वो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन होता, बट यहाँ पर वो है नहीं, लेकिन उसकी टाइप्स दी हुई हैं ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। सो आपके पास जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं वो इनर मोस्ट मसल्स होते हैं, और अगर देखा जाए तो कहना चाहिए आपके फूड को ट्विस्ट करने का काम और चर्निंग एक्शन जो है वो ऑब्लिक मसल्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जो कि स्टमक में हो रही होती है, तो वो कौन सा हार्मोन है जो कि इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। तो उसके अंदर आपका जो है वो सिक्रीटिन जो है वो इनहिबिट करेगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गेस्ट्रिन हार्मोन, राइट। नेक्स्ट वन इज इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द पार्शियल डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, अभी हमने देखा था पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टमक के बाद जो प्रोड्यूस होगा दैट इज काइम। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मेन फंक्शन क्या है। बाइल की स्टोरेज, बाइल स्टोर जो करने का काम है वो आपका ड्यूडेनम तो नहीं करता। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो। डाइजेशन ऑफ फूड, और या फिर वेस्ट स्टोरेज। तो आपका जो ड्यूडेनम है वो डाइजेशन ऑफ फूड, अगर इन चार ऑप्शन में से देखा जाए तो सबसे जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो डाइजेशन ऑफ फूड ही है। नेक्स्ट वन इज ज्यूजनम कंप्राइजेज अबाउट डैश ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, आपका जो 3/5 पार्ट होता है वो ज्यूजन इलियम होता है, और 2/5 जो है वो आपका ज्यूजनम होता है, और जो 1/5 है वो आपका ड्यूडेनम होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज intestinal foldings of ileum exhibit velvety appearance due to the presence of। अच्छा, इंटेस्टाइन में आपके पास कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और इन विलाई या विलस की वजह से ही जो है वो आपका जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वेलवेटी होता है। नेक्स्ट वन इज जस्ट एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर पेप्सिनोजिन, सो इज द। अच्छा, जिस तरह आपका पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, इसी तरह फैट्स को एक्टिव करने के लिए बाइल जूस चाहिए होता है, दैट इज रॉन्ग। ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन का भी कोई रिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन भी नहीं। आपका जो लास्ट ऑप्शन है एंट्रोकाइनेज फॉर ट्रिप्सिनोजिन, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन गट काइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। अच्छा, आपके पास जो इंटेस्टाइन में आपकी कहना चाहिए एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसके अंदर आपके जो फैट्स और प्रोटीन्स हैं वो आपस में कहना चाहिए कंबाइन होकर लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स बनाते हैं, और इन लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स को जो है वो हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। तो लिपो और प्रोटीन का मतलब है फैट्स और प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स। सो नेक्स्ट वन इज द पेरिस्टोलसिस टेक्स प्लेस इन। अच्छा, पेरिस्टोलसिस आपकी कहाँ पे होती है। सिर्फ एसोफेगस में होती है, या एसोफेगस में भी होती है, स्टमक में भी होती है और इंटेस्टाइन में भी होती है, या सिर्फ एसोफेगस और स्टमक में होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट कि इन तीनों पार्ट्स में आपके पास पेरिस्टोलसिस हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज द अपेंडिक्स इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आपका जो अपेंडिक्स है वो किस पार्ट के साथ अटैच्ड है। तो आपका जो पार्ट है दैट इज सीकम, और इस सीकम के साथ जो है वो अपेंडिक्स अटैच्ड होती है, और दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अपेंडिक्स की लेंथ है ये।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। बाइल की कॉम्पोजिशन में आपके पास क्या नहीं होता? बाइल सॉल्ट्स नहीं होते, बाइल पिगमेंट्स नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता या लाइपेज नहीं होता। सो सबसे कहना चाहिए डिफरेंट ऑप्शन आपका लाइपेज है, क्योंकि सॉल्ट्स भी हैं, पिगमेंट्स भी हैं और कोलेस्ट्रॉल भी है। नेक्स्ट वन इज a person with a removed gallbladder experience difficulty in fat digestion due to। अच्छा, अगर किसी पर्सन का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है। अच्छा, गॉल ब्लैडर को जो काम है कि वो जो आपका बाइल जूस है उसको स्टोर करता है। तो पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ बाइल स्टोरेज, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल, रिड्यूस्ड अल्कलाइन ऑफ बाइल या एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। सो आपका जो कहना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज एक्यूरेट, कि आपकी जो बाइल स्टोरेज है वो नहीं मिलेगी। इसका एक और ऑप्शन जो है कहना चाहिए अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल भी हो सकता है, कि जब आपका बाइल जूस स्टोर ही नहीं होगा तो वो मुसलसल पेंक्रियाज में कहना चाहिए, सॉरी, मुसलसल जो है वो आपका प्रोड्यूस होता जाएगा और फिर कहना चाहिए गॉल ब्लैडर में आता जाएगा। नेक्स्ट वन इज गोल स्टोन्स आर मेनली फॉर्म ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ। अच्छा, जब आपका कोलेस्ट्रॉल आपके गॉल ब्लैडर में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो कहना चाहिए गॉल स्टोन्स बनते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज पेंक्रियाटिक जूस इज ट्रांसफर टू ड्यूडेनम थ्रू। अच्छा, पेंक्रियाटिक जूस जो है, पेंक्रियाज जो है वो यहाँ पर एज एन एक्सोक्राइन ऑर्गन काम करेगा, तो इसलिए ये डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस दे रहा होगा। नेक्स्ट वन इज द ओनली स्फिंक्टर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन स्ट्रेप्ड मसल्स। अच्छा, स्ट्रेप्ड मसल वो कौन सा स्फिंक्टर है जिसके पास होंगे? तो वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो एनल स्फिंक्टर कहलाएगा, जिसके अंदर कहना चाहिए स्ट्रिप्शन होंगी या स्ट्रिप्ट होंगी या वो स्ट्राइएटेड होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। सो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।